हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम बायोलॉजी के पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के एमसीक्यूज करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? और आपके ऑप्शंस हैं कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा मतलब कि बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व मिलता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। देखिए हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन कितना होता है? 65%। ऑक्सीजन होता है 65%। उसके बाद ये तो फर्स्ट नंबर पे आता है ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पे आता है कार्बन। कार्बन और कार्बन होता है 18.5%। ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारी बॉडी में आता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन हमारी बॉडी में होता है लगभग 10%, 9.5%। और फोर्थ नंबर पे नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन हमारी बॉडी में होता है 3.2%। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होती है, सेकंड नंबर पे कार्बन, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन, फोर्थ नंबर पे नाइट्रोजन, जिनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। ऑक्सीजन पूछा गया है, नाइट्रोजन पूछा गया है, कार्बन। तो इनमें सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के यानी जीभ के किस भाग में होती हैं? जीभ का कौन सा भाग होता है जिसमें हम खट्टे भाग को पहचानते हैं? हमारी जीभ में जो कलिकाएं होती हैं वो मीठा, खट्टा और इन सबको पहचानती हैं। ऑप्शंस हैं अगले, पिछले, पार्ट यानी साइड के जो होते हैं, बीच से साइड में मतलब, और मध्य यानी बीच। इसका राइट आंसर है पार्श्व, साइड में। जो साइड की कलिकाएं होती हैं उससे हम खट्टे स्वाद को पहचानते हैं। पहले मैं बता दूं आपको। अब जीभ में देखते हैं हम किस साइड में कौन सी कलिकाएं होती हैं जो कौन सा स्वाद पहचानती हैं। देखिए यहाँ पर पीछे की साइड, सबसे पीछे की साइड जो कलिकाएं हैं, ये कड़वा या जो तीखा होता है उसको पहचानती हैं। ठीक है, यानी पश्च भाग बोलते हैं पीछे का। ठीक है, या फिर तीखा को पहचानती हैं। और ये जो साइड वाली हैं, इसी को हम पार्स बोलते हैं। ये साइड की जो पहचानती हैं, ये खट्टे को पहचानती हैं, इसको पार्श्व भाग बोलते हैं। और आगे की जो टिप भाग है ये वाला, ये मीठा और नमकीन को पहचानती हैं। ठीक है। अगर बात करें कि सेल्स कौन सी होती हैं, इनको बोलते क्या हैं, तो ये जो जो टिप पर हैं इनको हम फंजी फॉर्म बोलते हैं, जो कि सबसे आगे के भाग पर हैं। साइड वाली जो हैं इनको हम फिलीफॉर्म बोलते हैं, फिलीफॉर्म। ठीक है। ये फिलीफॉर्म है, ये फंजीफॉर्म है। ये मीठे को पहचानती हैं और ये वाली खट्टे को, ये दोनों फिलीफॉर्म। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आहार में लवण यानी सॉल्ट का मुख्य उपयोग क्या है? नमक का यानी वो जो सॉल्ट है उसका मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शंस हैं जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl एसिड को लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, भोजन को स्वादिष्ट बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए भोजन को स्वादिष्ट बनाना। का बिल्कुल राइट आंसर है भोजन को टेस्टी बनाना सॉल्ट का मुख्य उपयोग है। हालांकि और भी उपयोग होते हैं, लेकिन वहां पे पूछा जा रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा प्रबल आंसर होगा जो मुख्य उपयोग माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? कौन सा ऑर्गन है जो पाचन तंत्र में सबसे लंबा माना जाता है? ऑप्शंस हैं अग्नाशयी वाहिनी, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ग्रसिका। तो इसका राइट आंसर है छोटी आंत। और छोटी आंत आप जानते होंगे, इसकी लंबाई
जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा होती है, और लंबाई कितनी होती है? 6.5 से लेकर 7.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। ठीक है। छोटी आंत जो होती है वो मोटाई में पतली होती है, मतलब उसकी मोटाई कम होती है, लेकिन जो बड़ी आंत हम जिसको बोलते हैं उसकी मोटाई ज़्यादा होती है, लेकिन छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, जबकि बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। इसी के आधार पर हम इसको छोटी आंत कहते हैं, जबकि लंबाई तो इसकी ज़्यादा है। ठीक है। इसी के आधार पर हम इसको छोटी आंत कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लसिका फिर यहाँ पर है ब्लैंक से बचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है, ये आपको बताना है। लसिका जो है किससे, यानी फेफड़े, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, किडनी से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है, ये बताना है आपको। ऑप्शन आपने देख लिए। इसका राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जिसको हम क्षुद्रांत भी कहते हैं, ये इसका प्योर हिंदी में नाम है। तो अगर हम देखें कि हमारे पाचन का ज़्यादातर जो भाग कंप्लीट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। तो यहीं पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अवशोषित जो होता है फैट का, वो कहाँ होता है? फाइनली वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। नेक्स्ट, पशु प्रोटीन यानी एनिमल प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, फर्स्ट क्लास का एक प्रोटीन माना जाता है ये, क्योंकि ऑप्शंस हैं अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। देखिए और ऑप्शन को चुनिए, कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है। तो इसका राइट आंसर है अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। आप जानते हैं कि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर के बनता है, और हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा 14% होती है। 14%। जैसे वाटर होता है ना कि 75% वाटर है ना? और उसके अलावा अगर हम देखें प्रोटीन कितना है, तो 14% प्रोटीन है। ठीक है। तो अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं, ऑप्शंस हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, सभी आवश्यक बसे अम्ल, कोई अमीनो अम्ल नहीं होता। सोचिए। इसका राइट आंसर है आवश्यक अमीनो अम्ल। देखिए हमारे शरीर में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा महत्व है, और उसमें भी अगर फर्स्ट क्लास का प्रोटीन मिल जाता है तो उससे क्या बेनिफिट है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर के बनता है, और हमें ये लगता है कि हमारे शरीर को 20 तरह के अमीनो एसिड्स चाहिए। ठीक है। 20 तरह के प्रोटीन बन रहा है अमीनो एसिड से मिलकर के, और उसमें भी 20 तरीके के अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। ठीक है। और उनमें से अगर हम मछली खाते हैं तो 10 तरीके के अमीनो एसिड्स वो कहाँ से मिल जाएंगे? मछली से ही मिल जाएंगे। जबकि इसके लिए हमें अलग अलग तरीके की प्रोटीन्स या अलग अलग तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स खाने पड़ेंगे, जब जाके हमें 10 अमीनो एसिड्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम मछली खा लेते हैं तो हमें एक साथ ही 10 तरह के अमीनो एसिड मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हमारी बॉडी के लिए होते हैं। मैंने बताया कि 20 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनको हमने एक चिन्हित कर रखा है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें से 10 हमें मछली से ही मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? ऑप्शन हैं लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत, अग्नाशय। सोच लिया? इसका राइट आंसर है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में एंजाइम होता है। ठीक है। और कौन सा एंजाइम है? इस एंजाइम को बोलते हैं डायस्टेज। ये लिखा हुआ है डायस्टेज, और ये किसमें मिलता है? लार ग्रंथि में। जब हम खाना खाते हैं तो स्टार्च को ये तोड़ता है मल्टोज में। स्टार्च यानी मंड। ठीक है। इसको तोड़ता है किसमें? माल्टोज में। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? ऑप्शंस हैं फैट, वसा, खनिज, विटामिन B12, जल और शुगर। वैसे तो देखें तो दूध में सबसे बड़ा तत्व तो क्या होता है? वाटर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या है, तो इसका राइट आंसर है शुगर, शर्करा। अगर आप बिना चीनी का दूध पिएंगे तो आपको वो थोड़ा सा मीठा लगेगा। ठीक है। कारण क्या है? कि वहाँ पर
शुगर होता है, और वो शुगर कौन सा है? लैक्टोज। तो देखिए इसमें क्या है कि पानी जो होता है दूध में वो होता है 87%, और फैट 3.5%। प्रोटीन भी लगभग 3.5% होता है, प्रोटीन 3.5%। ठीक है। अब इसमें जो शुगर होती है वो शुगर यानी शर्करा, शर्करा होती है 5%, लगभग 5% शर्करा होती है। तो देखिए पहले नंबर पे क्या आ गया? जल, सबसे ज़्यादा तो पानी होता है। सेकंड नंबर पे क्या होता है? शुगर है। उसी का मीठापन जब होता है तो मीठापन इसीलिए लगता है क्योंकि उसमें शुगर होता है, और वो भी कौन सा? लैक्टोज, लैक्टोज शुगर होता है। ठीक है, वो 5% है। बाकी आप प्रोटीन और फैट देखें तो लगभग बराबर बराबर होता है। अगर आप गाय का दूध पियेंगे तो उसमें फैट और कम मिलेगा आपको, तो फैट की जो मात्रा है वो भैंस के दूध से कम मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूरिया किस में संश्लेषित होता है? ऑप्शंस हैं लीवर, फेफड़े यानी फुफ्फुस जिसको लंग्स भी कहते हैं, प्लीहा स्प्लीन, और वृक्क गुर्दे यानी किडनी। यूरिया लीवर में संश्लेषित होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? यानी किसका भरपूर स्रोत है, वहां पर क्या स्टोर ज्यादा रहता है? शुगर, बसा, घुलनशील विटामिन यानी जो बसा में घुलित हो जाती हैं ऐसी विटामिन, या फिर खनिज, या प्रोटीन। तो बताना है कि लीवर में क्या चीज स्टोर रहती है। तो देखिए लीवर में सबसे ज्यादा जो स्टोर रहता है वो विटामिन रहती हैं, और वो कौन सी विटामिन? जो बसा में घुलनशील होती हैं। और आप जानते होंगे कि बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? विटामिन के है, विटामिन ई है, और विटामिन डी है, विटामिन ए है। ये हैं बसा में घुलनशील। और पानी में घुलनशील वो कौन सी है? विटामिन बी है, विटामिन सी है। अब नींबू में पानी को मिलाइएगा, नींबू में या पानी में, सॉरी, नींबू में लाइएगा तो नींबू तुरंत मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब पता चल रहा है कि वो पानी में घुलनशील है, विटामिन सी। लेकिन अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल को अगर उसमें आप डालें तो वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तेल की तरह ऊपर आ जाता है, इसीलिए वो बसा में घुलनशील है क्योंकि वो ऑयल की तरह है। तो अगर आप देखें याद करने का ट्रिक, तो कीड़ा, के ई डी ए, कीड़ा, ये बसा में घुलनशील होती है। के ई डी ए, विटामिन के ई डी ए। और बी सी, ये विटामिन क्या है? पानी में घुलनशील होती है। तो विटामिन बी सी क्यों? बी का सूल जो आता है जिसमें बी कॉम्प्लेक्स रहता है और विटामिन सी रहता है, ये विटामिन हमारे लिए ज़रूरी होती हैं और ये भी ज़रूरी होती हैं। लेकिन अंतर क्या है कि जब हम अगर विटामिन ए खा रहे होते हैं, तो जितनी ज़रूरत बॉडी को होती है, तो बॉडी इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन अगर विटामिन हमने ज़्यादा खा ली, उससे ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसको वो स्टोर कर लेते हैं। किसमें? लीवर स्टोर करता है। लीवर में स्टोर हो जाते हैं वो, ठीक है? लेकिन आप अगर विटामिन बी और सी खा रहे हैं, तो जितनी ज़रूरत है बॉडी ने उसको इस्तेमाल कर लिया। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपने खाया, तो वो क्या करेगा? यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो मतलब कि आपको बी और सी ये विटामिन डेली खाने पड़ते हैं। ये डेली खानी चाहिए क्योंकि ये स्टोर नहीं हो पा रहे हैं। आपने देखा कि विटामिन ए है, डी है, ई है, के हैं, ये विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर तो हो रहे हैं लीवर में, लेकिन और बी और सी ये स्टोर नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हमें डेली खाने पड़ेंगे क्योंकि इनकी अगर अधिक मात्रा होती है तो ये हमारे यूरिन में निकलते रहते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बी और सी डेली खाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? ऑप्शंस हैं लीवर, किडनी, लंग्स, और स्प्लीन। यकृत, गुर्दा, फेफड़े, तिल्ली। सॉरी, ये तिल्ली है, प्लीहा नहीं है, तिल्ली। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यकृत। लीवर जो होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? यानी बाइल। बाइल किस में बनता है ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस हैं लीवर, किडनी, पित्ताशय, और तिल्ली। बाइल जूस, और इसका राइट आंसर है बाइल जूस बनता है लीवर में। लीवर में बाइल जूस बनता है। लेकिन स्टोर की अगर बात करें, लीवर में बनता तो है लेकिन लीवर में स्टोर नहीं रहता है, स्टोर ये रहता है पित्ताशय में। क्योंकि आपको नाम ये कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि आपको लग रहा हो पित्त तो ये बनता होगा पित्ताशय में, नहीं। पित्ताशय में स्टोर रहता है, बनता लीवर में है।
अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा बनाता है वो, कि बनता कहाँ है? लीवर में, और स्टोर कहाँ रहता है? पित्ताशय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है, फाइबर प्रोटीन? ऑप्शंस हैं हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, केराटिन, एंजाइम। एंजाइम भी प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन भी होता है, एल्बुमिन, ये सब प्रोटीन्स के प्रकार हैं, और केराटिन प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है केराटिन। और केराटिन कौन सा प्रोटीन है? जो बालों में, नाखून में, सींग में, और जो हम ये ऊन वाले जो कपड़े पहनते हैं ऊन में, ये सब में क्या मिलता है? केराटिन प्रोटीन मिलता है, जो कि एक फाइबर प्रोटीन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारी धातु को विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कोई भारी धातु है, यानी वो धातु बतानी है आपको, जो कि लीवर में क्या करती है, कि बीमारी पैदा करती है, जिसको लीवर सिरोसिस कहते हैं। ये बताना है आपको। ऑप्शंस हैं कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक। तो इसका राइट आंसर है कॉपर। देखिए, कॉपर एक ऐसी धातु है कि अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो क्या होगा, कि पहले तो लीवर में स्टोर होगा, तो लीवर में एक बीमारी पैदा होगी, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से? लीवर सिरोसिस, यकृत सिरोसिस के नाम से। अच्छा, जब ये लीवर में स्टोर हो जाती है तो ये लीवर को डैमेज करती है, मतलब कि लीवर के क्या डैमेज होंगे? टिश्यूज, ऊतक जो हैं वो लीवर के क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी की जो फंक्शनल यूनिट है, जो एक, वो कौन सी है? सबसे छोटी यूनिट, वो सेल है। और कई सारी सेल मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, और कई सारे टिश्यूज मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के लीवर जो है उसके टिश्यूज को गलाना स्टार्ट कर देता है, वो डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, तो ये बीमारी बन जाती है यकृत सिरोसिस। और ये किसकी वजह से बन रही है? कॉपर की वजह से। इसको हम लीवर नेक्रोसिस भी कहते हैं, यकृत नेक्रोसिस ये भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि लीवर के बाद अगर यही कॉपर आंखों पे, या फिर किडनी में, या फिर ब्रेन में, अगर यहाँ पर भी जमने लग जाए, अगर यहाँ पर भी जमने लग जाए, तो इस बीमारी का नाम बदल जाता है। फिर यहाँ पर ये बीमारी का नाम हो जाता है विल्सन रोग। इस बीमारी का नाम हो जाता है विल्सन रोग। और विल्सन रोग क्या है? कॉपर की अधिकता के कारण अगर कॉपर आंखों पर, किडनी पर और दिमाग पर, इन पर जमने लगे, तब ये विल्सन रोग होता है। और अगर केवल लीवर में ही है और लीवर के टिश्यूज को डैमेज कर रहा है, तो ये यकृत सिरोसिस यानी लीवर सिरोसिस होगा, या फिर लीवर नेक्रोसिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? ऑर्गेनिक फूड। ऑप्शंस हैं, इसे खरीदना बहुत महंगा होता है, नहीं ये तो नहीं लग रहा है। इसे रासायनिक एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। इसे कांच के हाउस और वायुरुद्ध परिवेश में उगाया जाता है। ये रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे रसायनों और सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। आजकल इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। बहुत सारे राज्य भी ऐसे हैं जिन्होंने पूरे राज्य और पूर्ण जिले का भी दर्जा प्राप्त किया है, जो कार्बनिक खेती कर रहे हैं। तो कार्बनिक भोजन में क्या है कि कोई भी खाद नहीं लगाया जाता। और आप जानते हैं कि खाद अगर लगता है किसी भी फल में, सब्जी में, तो वो एक विषैला स्लो पॉइजन हो जाता है, जो बॉडी को नुकसान करता है। अगर उसके बिना किसी खेती की जाती है, तो सिंपल सी बात है कि वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, इसीलिए बेहतर मानते हैं उसको। ठीक है, उसमें खाद कौन सा लगाते हैं? जैसे कि गाय का गोबर, भैंस का गोबर, इस तरह के गोबरों से खाद लगाया जाता है। तो वहाँ पर इस तरीके की खेतियाँ की जा रही हैं, सब्जियाँ भी उगाई जा रही हैं, तो वो एक सिंथेटिक और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जा रहा उनमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लार यानी सलाइवा का लाभ नहीं है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं, या निगलने में मदद करती है, बिल्कुल करती है, या शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, या मुख तथा दांतों को साफ रखती है, या होठों तथा जीभ की गति को अनुकूलन प्रदान करती है और बोलने में भी हेल्प करती है। इसका राइट आंसर होगा यह आरबीसी में, सॉरी, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि नहीं करती है। आरबीसी की वृद्धि कैसे करेगी? निगलने में, लुगदी बनाने में, ये सब में हेल्प करती है लार।
और मैंने बताया कि स्टार्च को डाइजेशन जो है मुँह से ही स्टार्ट हो जाता है, तो स्टार्च को मंड को वहीं से डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देती है, लार के थ्रू ही तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है लैक्टोज, डायस्टेज, सुक्रोज, टाइलिन। और इसका राइट आंसर है टाइलिन। टाइलिन आप जानते हैं कि ये एक एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है। और लार आप जानते होंगे कि ये 3 ग्रंथियाँ होती हैं, अगर कहें तो 3 पेयर होते हैं, वैसे 6 ग्रंथियाँ हो गई हमारे मुँह में, तो वो लार को निकालती हैं, लगभग 1.5 लीटर लार डेली निकलता है। वो ग्रंथियाँ कौन-कौन सी हैं? सबलिंगुअल है, सबमैंडिबुलर है, सब पैरोटिड ग्लैंड है। ये ग्लैंड्स जो हैं, ये लार निकालती हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन भी हो गया, टाइलिन होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन-सा है? ऑप्शंस हैं रेनिन, पेप्सिन, रेजिन, सिट्रेट। दूध को दही में, तो इसका राइट आंसर है रेनिन। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शंस हैं लीवर, स्प्लीन यानी प्लीहा प्लीहा और गस्तिक यानी यहाँ पे मस्तिष्क था, और हृदय। टाइपिंग मिस्टेक हुई है जी। तो देखिए, आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है, ठीक है? और हमारे ब्लड में बहुत सारी आरबीसीज होती हैं। आरबीसीज बनती हैं और फिर मरती हैं। आरबीसी बेसिकली यही काम करते हैं कि वो ऑक्सीजन को लेकर के हमारे ब्लड में घूमती हैं। आरबीसी 120 दिन बाद इसकी डेथ हो जाती है। भाई आरबीसी मैंने बताया कि बहुत सारी होती हैं, तो जन्म अब हो रहा है किसी का, एक मान लीजिए एक आरबीसी है, इसका जन्म हुआ, इसके बाद ये 120 दिन बाद मरेगी, फिर कल भी जन्म होगा, कुछ परसों भी बनेंगी, यानी डेली बनती हैं और डेली मर रही होती हैं। तो इनका एक पीरियड है 120 दिन में, जो आज जन्मी है वो 120 दिन के बाद लगभग मर जाएगी। जब ये मर जाएगी तो अभी तो ये रेड कलर में थी, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को लेकर के साथ में ये घूम रही थी ऑक्सीजन को, तो ये मरेगी। तो मरने के बाद ये यूरोक्रोम में बदल जाती है, और यूरोक्रोम जो होता है वो पीला होता है। अब आरबीसी मरी तो यूरोक्रोम में बदल गई, और पीला क्या होता है? जब हम यूरिन करते हैं, मूत्र विसर्जन जब हम करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि यूरिन पीला होता है। तो पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। और यूरोक्रोम आया कहां से? आरबीसी के मरने के कारण। और आरबीसी मरती कहां पर है? वो मरती है स्प्लीन में, प्लीहा में। इसी को कब्रिस्तान कहते हैं आरबीसी का, ठीक है? तो समझ में आ गया कि यूरिन का जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम के कारण होता है, और यूरोक्रोम आ कहां से रहा है? आरबीसी के मरने से, ठीक है? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा, स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शंस हैं हृदय, मस्तिष्क, ब्रेन, लीवर, किडनी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, अंग या ग्लैंड की लीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा लीवर। लीवर जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड कौन सी है, ये भी ग्लैंड है और अंतःस्रावी ग्लैंड भी होती हैं, तो अगर अंतःस्रावी शब्द जोड़ देता तो वहां पर थॉयराइड आंसर बिल्कुल सही होता, ठीक है? वहां पे आपने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि लीवर लगाएं या फिर थॉयराइड लगाएं। थॉयराइड अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन अगर केवल ग्रंथि पूछता है कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो लीवर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता है? ऐसा कौन सा है इनमें ऑर्गन जो पाचक एंजाइम जो है नहीं स्रावित करता? ऑप्शन हैं लीवर, लार ग्रंथि, रुद्रांत की ग्रंथियां, अग्नाशय। इसका राइट आंसर है लीवर। लीवर देखिए बाइल जूस निकालता है, बाइल यानी पित्त। पित्त का क्या करता है? ये श्रावण करता है, निकालता है। कौन निकाल रहा है? लीवर निकालता है, ठीक है? लेकिन ये जो बाइल जूस है, ये कोई एंजाइम थोड़ा ही है, इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये क्या करता है? ये फैट को तोड़ता है, फैट को तोड़ता है सिंपल फैट में,
ठीक है, तो कुल मिलाकर के डाइजेशन में हेल्प भी करता है, लेकिन इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता बाइल में। मैंने जैसा कि बताया कि बाइल जूस कौन निकालता है? लीवर निकालता है, लेकिन स्टोर कौन करता है इसको? पित्ताशय। यहाँ पर पित्ताशय में स्टोर होता है। ठीक है, इसका काम है लीवर का बाइल जूस को निकालना, और बाइल जूस का काम क्या है? फैट को तोड़ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है इसमें कौन सा एंजाइम होता है जो कि इसमें पाचन के लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है? ऑप्शन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, उपेस। बताइए, इसका राइट आंसर है ट्रिप्सिन। देखिए, प्रोटीन दो तरीके के हैं प्रोटीन, और वो प्रोटीन कौन कौन से हैं? एक तो है ट्रिप्सिन और एक है पेप्सिन। ठीक है, ये एंजाइम्स जो हैं ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ट्रिप्सिन भी करता है और पेप्सिन भी करता है। लेकिन अब बात आती है कि ट्रिप्सिन बनाता कौन है? तो ट्रिप्सिन को बनाता है अग्नाशय, लेकिन पेप्सिन को कौन बनाता है? ये बनाती है आंत। आंत बना रही है पेप्सिन और अग्नाशय बना रहा है ट्रिप्सिन एंजाइम को, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। बात ठीक है? इसीलिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रिप्सिन जो है वो कौन बना रहा है? तो कौन बना रहा है? अग्नाशय। वही है ना, अगर पेप्सिन पूछता तब ये आंत हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? ऑप्शंस हैं प्रोटीन, फैट, खनिज और विटामिन। इसका राइट आंसर है फैट, वसा। हमारी बॉडी में अगर आपको क्विक एनर्जी चाहिए, एनर्जी आपको चाहिए और वो भी बहुत जल्दी, तब आप कार्बोहाइड्रेट टिक करेंगे। ठीक है, और अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए, क्विक चाहिए, तब आप कार्बोहाइड्रेट का यूज करेंगे, और अगर आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी चाहिए तब आप फैट यानी वसा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फलों का मधुर यानी मीठा स्वाद किसके कारण होता है? ऑप्शंस हैं लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, रिबोज। फलों का मीठापन, फल मीठे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, तो इनका मीठापन किसके कारण होता है ये बताना है। ऑप्शंस लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, रिबोज, और इसका राइट आंसर है फ्रक्टोज। फ्रूट्स, और फ्रूट्स किसके कारण मीठे होते हैं? फ्रक्टोज, फ्रूट फ्रक्टोज। ठीक है, देखिए फ्रक्टोज क्या है? एक मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड शुगर है, जो कि हमारे नेचर में, प्रकृति में सबसे मीठी शुगर बोली जाती है, सबसे मीठी। कौन सी? फ्रक्टोज। ठीक है, और इस फ्रक्टोज को हम फल शर्करा भी कहते हैं, और नेचर में सबसे ज्यादा मीठी होती है। अगर आपसे लैक्टोज पूछ लिया जाए, जैसा कि मैंने अभी आपसे क्वेश्चन भी करवाया है, लैक्टोज क्या है? लैक्टोज मीठापन देता है दूध को, तो दूध में पाई जाने वाली जो शुगर है वो लैक्टोज है। फ्रूट्स में पाई जाने वाली फ्रक्टोज है, और जो गेहूं या फिर अनाज हम खाते हैं वो भी मीठा लगता है। अगर बिना नमक की रोटी आप खाएंगे तो आपको थोड़ी सी मीठी लगेगी, तो वो मीठापन उस अनाज में वो किस कारण होता है? वो माल्टोज के कारण है। माल्टोज, तो माल्टोज के कारण अनाज का मीठापन होता है, और लैक्टोज के कारण दूध का, और फ्रक्टोज के कारण फ्रूट्स का। और फ्रूट्स यानी फ्रक्टोज सबसे मीठी क्या मानी जाती है? शुगर मानी जाती है हमारे नेचर की, और ये मोनोसेकेराइड शुगर होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन कर लिए। अब आप बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही थे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, अपनी ग्रुप्स में शेयर करिएगा। आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस कैसी हो रही है, ये बात ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए एमसीक्यूज के साथ। ओके, तब तक ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।